हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो अपन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसी में अपन आगे बढ़ते हुए आज जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। उपलब्धि और उसकी विरासत, दो चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। तो उपलब्धि में देखो, बात यह है कि जो अपन ने मैटर अब तक पढ़ा है उन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के इसमें अरेंज करना पड़ेगा। इसमें कोई नई चीज़ नहीं निकल के आएगी। उपलब्धि क्या है? जो फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं, बाहर रहे हैं, उनमें से बहुत हद तक खूब सारे पॉइंट्स अपन उनको उपलब्धि के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो उपलब्धि में अपन आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, एक संवैधानिक राजनीतिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। आपको पता है ना, पहले कोई संविधान नहीं था फ्रांस का, लेकिन क्रांति के पश्चात एक संविधान की रचना की गई और उसके तहत राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। तो उसको कहा जाता है, बार बार ये शब्द आ रहे हैं घूम फिर के, तो राजनीतिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, फिर जो संविधान है उसका क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात जो संविधान स्थापित किया गया वो ढंग से कार्य नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा फ्रांस को। जैसे अपन जानते हैं कि यूरोपीय देश है, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया था फ्रांस में आक्रमण करने के लिए। उन्होंने आक्रमण किया भी फ्रांस के ऊपर। तो इसलिए संविधान, क्योंकि क्राइसिस के समय, संकट के समय संविधान अच्छे से काम नहीं कर पाया और उसके नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिले। फ्रांस के अंदर आतंक का युग स्थापित हो गया, तो इट कुड नॉट वर्क प्रॉपरली। संविधान बना तो दिया, लोगों को अधिकार भी दे दिया, लेकिन विपत्ति खत्म नहीं हुई फ्रांस के ऊपर, क्योंकि बाकी देशों ने मिलकर आक्रमण कर दिया। फिर अपन देखते हैं रिपब्लिक की भी स्थापना हुई है, एक गणराज्य की स्थापना हुई है फ्रांस में, और उसके पश्चात स्थापना होती है, नेपोलियन अपने राज्य को स्थापित करता है। नेपोलियन, अब वो कितने प्रकार के राज्य की स्थापना हुई है फ्रांस में। नेपोलियन क्या करता है? ही वॉज हैविंग एब्सोल्यूट रूल, यानी वह एक तानाशाह था। ठीक है, उसने तानाशाह की तरह काम किया, एक डिक्टेटर की तरह काम किया नेपोलियन, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम उसने संविधान बनाए रखा, संविधान बचाए रखा। कहने को उसने संविधान रखा, लेकिन वास्तव में एक तानाशाह की तरह नेपोलियन ने काम किया है। तो एक प्रकार से थ्योरी के अंदर तो वो जो उसमें सेटअप था किस प्रकार का था? संवैधानिक राजतंत्र का, लेकिन वास्तव में नेपोलियन पूर्ण रूप से तानाशाह की तरह कार्य कर रहा था। बिकॉज ही हैड मोर पावर्स देन लोकल असेंबली, जो स्थानीय सदन था, जो फ्रांस में जहाँ पे संसदीय कार्य हुआ करते थे, जो सदन था, उससे अधिक शक्तियां नेपोलियन ने अपने पास रखी। कभी भी जो संसद है उसको अधिक शक्तिशाली नहीं होने दिया नेपोलियन ने, सारी शक्तियां अपने पास ही रखी। तो ये भी उपलब्धि है। अपन देखते हैं कि किस किस प्रकार के राज्यों की स्थापना की गई, किस किस प्रकार के राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थापना की गई, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। आप देख रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति के बाद कभी कोई राज्य की व्यवस्था आ रही है, कभी कोई राज्य की व्यवस्था आ रही है, बदल बदल के। तो दे एक्सपेरिमेंटेड विथ लॉट ऑफ चॉइसेस। फिर इसके बारे में अपन बात करते हैं। उपलब्धि में अगली बात आती है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, सेम चीज रिपीट हो रही है। 4 अगस्त में कुछ बदलाव किए गए। 4 अगस्त को एक रेजोल्यूशन पास किया गया फ्रांस के संसद में, आपको ध्यान है ना, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, लोगों को अधिकार दिए गए। फिर इसके बाद दूसरी बार अधिकार दिए गए 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी मानव के अधिकारों की घोषणा की गई 1791 में। उसके पश्चात तो दूसरी बार लोगों को अधिकार दिए गए। भाई, लोगों को अधिकार देना भी तो एक उपलब्धि है किसी देश की। फिर इसके बाद फ्यूडलिज्म, तो इन्हीं अधिकारों को देने के फलस्वरूप फ्रांस में फ्यूडलिज्म का अंत हो गया, और जो सरकारी जो ऑफिस होते हैं वो मेरिट पे ओपन कर दिए गए। मतलब जो टैलेंटेड व्यक्ति है उसी को ही सरकारी नौकरी मिलेगी मेरिट के आधार पे। पहले अपने जो खास लोग होते रहे उन्हीं को सरकारी अधिकारी बना दिया करते रहे, उन्हीं को मंत्री बना दिया करते रहे। नाउ ऑफिसेज वर ओपन टू मेरिट। फिर इसके बाद अपन देखते हैं ये जो बदलाव किए गए हैं, थोड़े बहुत जिन अधिकारों को लोगों को दिया गया है, उन अधिकारों को वियना कन्वेंशन में भी रोका नहीं गया। ये जो अधिकार दिए गए, यानी वियना कन्वेंशन उसको कहते हैं कि इन्होंने नेपोलियन के कार्य को पलट दिया था, लेकिन ये जो पॉजिटिव कार्य हुए हैं फ्रांस के रेवोल्यूशन में उनको पलटा नहीं इन्होंने, केप्ट इवन बाय वियना। जैसे अपन बात करते हैं ऑफिस ऑन मेरिट, कि जो मेरिट के आधार पर लोगों को नियुक्ति दी जाएगी, इस चीज़ को वियना के कन्वेंशन ने भी नहीं पलटा। अदरवाइज वियना ने सारी की सारी चीज़ों को पलट दिया। जो भी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर चीज़ें हुई थी या जो नेपोलियन के कार्य थे उनको पूर्ण रूप से पलट दिया। वियना कन्वेंशन का मकसद ही ये था, नेपोलियन
का पूरी तरीके से खात्मा हो, इसने जो कार्य प्रणाली जो बिठाई है वो उसका पूरी तरीके से खात्मा हो, और फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो भी बदलाव हुए हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि वियना कन्वेंशन किया गया था राजाओं की शक्ति को बचाने के लिए, क्योंकि फ्रांस में जो राजा की शक्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया था फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप। फिर जैसे और उपलब्धि कौन सी, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ की स्थापना की गई थी फ्रांस में, वो आगे तक स्थापित रहा। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये कानून का नियम, हर व्यक्ति कानून के दायरे में आएगा, चाहे वो प्रेसिडेंट भी हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हो। नेचुरल राइट की जो थ्योरी है, नेचुरल राइट की थ्योरी, इसका क्या मतलब है, जो प्राकृतिक अधिकार लोगों को दिए गए वो भी आगे तक मेंटेन रहे। फिर सेपरेशन थ्योरी लेके आया। सेपरेशन का मतलब यह है जो कार्यपालिका है वो संसदीय प्रणाली से बिल्कुल अलग है, यानी जो संसद में कार्य हो रहा है और जो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो सरकारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल दोनों अलग है। संसद का कार्य और कार्यपालिका का कार्य बिल्कुल सेपरेशन थ्योरी। फिर इसके बारे में पॉपुलस और वैनिटी का कॉन्सेप्ट, यानी जो लोकप्रिय संप्रभुता का कॉन्सेप्ट है, यानी जो शक्तियां हैं वो राजा की बजाय जनता में निहित होनी चाहिए। ये सिद्धांत है फ्रांसीसी क्रांति का, ये उपलब्धि भी रही फ्रांसीसी क्रांति की, लेकिन ये क्रॉस लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि लोकप्रिय संप्रभुत्व का अधिकार वियना कन्वेंशन ने खत्म कर दिया। कई चीजें तो देखो वियना कन्वेंशन ने कंटिन्यू रखी है, जिसके आगे राइट लगा हुआ है। जैसे सामंतवाद का अंत है उसको मान लिया गया वियना कन्वेंशन में भी, बाद में रूल ऑफ लॉ को भी मान लिया गया, नेचुरल राइट को भी मान लिया गया, लेकिन जो लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है उसको रिवर्स कर दिया था आगे चल के। वियना कन्वेंशन जब 1815 के अंदर हुई थी नेपोलियन के अंत के पश्चात। ठीक, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आइडियाज अवेकनिंग, जो अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हुए फ्रांसीसी क्रांति में, जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न हुए हैं फ्रांसीसी क्रांति में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकवाद, यानी संविधान होना अति आवश्यक है। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के जो सिद्धांत रहे, यानी समानता, भाईचारा और उदारवादिता, जो इनके सिद्धांत रहे हैं वो जीवित रहे। तो ये उपलब्धि एक प्रकार से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के बीच भी देखने को मिलते हैं फ्रांस की क्रांति में। क्यों? क्योंकि जनता को अधिकार दिए गए। पहले राजा अधिक शक्तिशाली हुआ करता रहा, फ्रांस की क्रांति के पश्चात राजा से अधिकार छीन के जनता को दे दिए गए। बहुत हद तक पूर्ण रूप से लोकतंत्र नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक यहाँ लोकतंत्र के तत्व भी देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आइडियाज कान बी वाइप्ड आउट बाय वियना। हालांकि वियना कन्वेंशन, जो वियना में मीटिंग हुई थी, उसमें कोशिश की गई कि जो फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप जो विचार उत्पन्न हुए उनको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाए। लेकिन क्या है, विचार कभी खत्म नहीं होते हैं, विचार हमेशा जीवित रहते हैं, लोगों के दिमाग में जीवित रहते हैं, लोगों के मन में जीवित रहते हैं। तो कोशिश की वियना के द्वारा, लेकिन फिर भी इन विचारों को खत्म नहीं कर पाए। इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन थॉट, ठीक है। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि है। इक्वलिटी एज बेसिस, समानता का अधिकार काफी अधिक प्रबल बना दिया गया समाज में। क्लास प्रिविलेजेस, जो वर्ग का विशेषाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, ये भी उपलब्धि है, सामाजिक उपलब्धि है। फ्रेटर्निटी एज एक्सेसेस, जो भाईचारा की भावना आई थी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप, वो अधिक देर टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि काफी सारी एक्सेसेस की गई। एक्सेसेस का मतलब है कि खूब सारा अत्याचार किया गया, खासकर जो आतंक का युग फ्रांस में आया था, जिसमें लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, राजनीतिक विरोधी है उनके खिलाफ अत्याचार किया गया, तो भाईचारा की भावना अधिक टिक नहीं पाई। और फ्रांस में हो रहे अत्याचार से डर के बहुत सारे कुलीन वर्ग के लोग यहाँ से डर के भाग गए और फ्रांस जो दूसरे देश यूरोप में, वहाँ पे जाके शरण ली, जिसके बारे में अपन बात कर चुके। उन्होंने वहाँ के राजाओं को भड़काया कि वो फ्रांस के ऊपर आक्रमण करें। फिर इसके बाद है फ्रेटर्निटी के बारे में। नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन अलाउड टू रिटर्न एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज। नेपोलियन ने दोबारा भाईचारा बढ़ाने की कोशिश की। देखो, क्रांति के कुछ बाद भाईचारा खत्म सा ही हो गया क्योंकि आतंक का युग स्थापित हुआ, लेकिन जब नेपोलियन का रूल आया फ्रांस में, उस समय फ्रांस स्टेबलाइज भी हो गया, फ्रांस में स्टेबिलिटी भी आ गई, फ्रांस में स्थायित्व भी आ गया। तो इस प्रकार नेपोलियन के युग में भाईचारा की जो भावना दोबारा आ गई, भाईचारे की भावना, ठीक है। एंड देयर आफ्टर इट कंटिन्यूड, उसके बाद जो भाईचारे की भावना है वो कंटिन्यू रही। तो कुल मिला के जो विचार थे फ्रांसीसी क्रांति के वो आज तक जीवित हैं। अलग अलग देशों ने उनको अडॉप्ट किया अपने अपने संविधान में, तो सारी व्यवस्था यहीं से शुरू हुई है फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप। अब आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। प्रिविलेजेस, जो विशेषाधिकार थे, यूनिफॉर्म टैक्सेशन, यानी सभी लोगों के ऊपर एक सा कर लगाया जाए, ये नहीं कुलीन वर्ग के ऊपर कम कर लगाया जाए और किसानों के ऊपर ज्यादा कर लगाया जाए। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था स्थापित की गई, सभी व्यक्तियों पे यूनिफॉर्म टैक्सेशन होना चाहिए, एक रूप कर प्रणाली।
स्थापित की गई या आगे तक चली, राइट का मतलब है आगे तक चली है। फिर इसके मर्केंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस, जो वणिकवाद की संस्थाएं थी, अपन बात कर चुके हैं कि मर्केंटलिस्ट क्या है, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हो, तो जो वणिकवाद की संस्थाएं थी, मर्केंटलिस्ट का क्या मतलब होता है, देखो मैं दोबारा यहाँ पे बताऊंगा। ये एक विचार है, एक थ्योरी है, मर्केंटलिस्ट यानी वणिकवाद। इसके अंदर क्या आता है कि कोई भी देश अधिक से अधिक व्यापार करना चाहता है और व्यापार में भी वो अधिक से अधिक निर्यात करना चाहता है, कि जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है उस देश के पक्ष में हो। जो ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन ने भारत के साथ व्यापार किया, बाद में तो क्या हुआ, भारत ने, जो ब्रिटेन है उसने अधिकतर एक्सपोर्ट किया ताकि जो फायदा है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मिले। दूसरा क्या होता है, मर्केंटलिस्ट फिलॉसफी के अंतर्गत एक्सपोर्ट ज़्यादा रखते हैं और इसके अलावा दुनिया में जितना भी सोना है वो लोग चाहेंगे कि सारा सोना ब्रिटेन में आके इकट्ठा हो जाए। इस प्रकार से व्यापार करो, इस प्रकार से उनको वस्तुएं दो या जोर जबरदस्ती करके बाकी देशों से सोना लाके अपने यहाँ पे इकट्ठा कर लो। तो देयर इज ऑब्सेशन फॉर गोल्ड, जिसको बुलियन भी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, गोल्ड। तो दो प्रकार से वणिकवाद की जो व्यवस्था है वो चलती है। तो वणिकवाद की जो संस्थाएं हैं, जैसे गिल्ड सिस्टम था फ्रांस में, उसको खत्म कर दिया गया। मैंने बताया था ना, गिल्ड सिस्टम फ्रांस के अंदर क्या था, गिल्ड ने सभी आर्थिक गतिविधियों को अपने अंतर्गत नियंत्रण में ला रखा था। किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोफेशन शुरू करना होता रहा, कोई काम धंधा शुरू करना होता रहा, उसको गिल्ड की अनुमति लेनी चाहिए थी, अनुमति लेने की आवश्यकता थी। तो गिल्ड ने नियम भी बहुत कड़े बना रखे थे अनेक प्रकार के काम धंधों से संबंधित। तो इस व्यवस्था का अंत हो गया फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप। यहाँ मोस्टली रिपीटेशन ही हो रहा है। मुक्त व्यापार की नीति, उसको अपनाया गया फ्रांस में। मुक्त व्यापार की नीति क्या है, जैसे एक तो व्यापारिक नीति है जिसके तहत ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खूब सारे विशेषाधिकार दे दिए, खूब सारे लाइसेंसेस दे दिए ट्रेड करने के लिए। दूसरी होती है मुक्त व्यापार की नीति। तो मुक्त व्यापार की नीति के अंदर क्या होता है कि सभी संस्थाएं और सभी लोगों को व्यापार करने का बराबर अधिकार है। किसी को भी आर्थिक विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, किसी भी कंपनी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा व्यापार करने के लिए। तो फ्री ट्रेड की भावना है वो प्रबल हुई। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, अगली कौन सी उपलब्धि है, आर्थिक क्षेत्र में जमीन का बराबर वितरण किया गया लोगों के बीच में। इक्विटेबल, तो सोशलिज्म की भी हमें झलक देखने को मिलती है। समाजवाद, तो आगे चल के अगर अपन समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें अपन यही पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति में जाता है। और कैसे बैकग्राउंड जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबको बराबर जमीन बांटी गई, यानी जो लैंडेड क्लास है, सामंत है, उनसे जमीन छीन के आम किसानों को जमीनें दे दी। इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, और जो भी आर्थिक विपत्ति आई फ्रांस के ऊपर, फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी आर्थिक विपत्ति खत्म नहीं हुई। आपको पता है ना, यूरोप के बाकी देशों ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो जो आर्थिक विपत्ति वो धीरे धीरे कम होती गई नेपोलियन के राज में, क्योंकि नेपोलियन ने काफी अधिक सक्सेसफुल पॉलिटिकल सिस्टम की स्थापना की, इकोनॉमिक सिस्टम की स्थापना की, जिसको अपन कहते हैं नेपोलियनिक रिफॉर्म्स, यानी नेपोलियन के सुधार, जिसके कारण अर्थव्यवस्था की अच्छी प्रगति हुई फ्रांस में। स्टेबिलिटी आई एंड कुडंट बी रिवर्स्ड बाय वियना। तो जो आर्थिक स्थायित्व आया, जो आर्थिक सुधार किए गए, उनको रिवर्स नहीं किया गया वियना के द्वारा। रिवर्स का मतलब है उनको पलटा नहीं गया वियना कन्वेंशन के द्वारा। फिर धर्म के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए, चर्च में सुधार किया गया। प्रिविलेजेस, तिथे नाम का कर हुआ करता रहा, जिसके बारे में अपन ने बात की थी, तो तिथे नामक कर को खत्म किया गया। इसके अलावा जो विशेषाधिकार है उसको खत्म किया गया, चर्च के विशेषाधिकार को खत्म किया गया। और ये चीज आगे कंटिन्यू नहीं रही, जो फ्रांस के क्रांति के फलस्वरूप जो सुधार हुए धार्मिक, आगे कंटिन्यू रहे, खत्म नहीं हुए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई, ये भी आगे तक कंटिन्यू रही है। पहले धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी लोगों को, सारे लोग पोप के अधीन आते थे, लेकिन अब लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, ये चीज भी कंटिन्यू रही। नाउ नो इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ ऑफ पीपल। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत, नई धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत चर्च के द्वारा किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं किया जाता लोगों की पर्सनल लाइफ में। अब फिर आउटसाइड फ्रांस के बाहर भी काफी अधिक प्रभाव पड़ा है, उपलब्धियां रही है फ्रांस की। ये भी फ्रांस की उपलब्धि में ही आएगी फ्रांसीसी क्रांति की, अगर फ्रांस के बाहर भी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। जो क्रांति के विचार थे वो और अधिक फैले हैं नेपोलियन की विक्ट्रीज के साथ, यानी नेपोलियन ने जहां जहां पे जीत हासिल की यूरोप में, वहां क्रांति के विचार भी फैले हैं साथ के अंदर। तो नेपोलियन का योगदान रहा है कि जो क्रांति के विचार है उनको सर्वव्यापी कर दिया यूरोप में नेपोलियन ने। जैसे नेपोलियन ने
रिफॉर्म्स ऑन फंडामेंटल राइट्स आइडियाज इटली एंड जर्मनी। तो क्रांति के फलस्वरूप जो विचार उत्पन्न हुए उस पे आधारित नेपोलियन ने सुधार किए इटली और जर्मनी में। तो इटली और जर्मनी शुरू में नेपोलियन के अंतर्गत था, लेकिन वियना कॉन्फ्रेंस के बाद नेपोलियन का अंत पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। लेकिन वियना कॉन्फ्रेंस से पहले जो नेपोलियन है उसने इटली और जर्मनी में काफ़ी अधिक सुधार किए, जैसे फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए, एफआर यहाँ पे लिखा है। तो मूलभूत अधिकार इसने लोगों को दिए इटली और जर्मनी के अंदर। फिर इसके बाद है नेपोलियन ने और कौन से विचार को आगे बढ़ाया क्रांति के, ठीक है। तो मूलभूत अधिकारों की बात कर ली। दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना, जिसको जीवित रखा नेपोलियन ने। नेशनलिज्म इन फ्रांस एज फर्स्ट यूरोप कोलिएशन, क्योंकि जो नेपोलियन है वो प्रथम यूरोपीय गठबंधन के खिलाफ लड़ा था फ्रांस की तरफ, तो उसने राष्ट्रवाद की भावना को भी पूरे यूरोप के अंदर फैलाया। नेपोलियन रूल इन स्पेन एंड इटली। फिर नेपोलियन ने कहाँ पे अपने साम्राज्य की स्थापना की, स्पेन में अपने राज्य की स्थापना की, इटली में अपने राज्य की स्थापना की, जर्मनी में अपने राज्य की स्थापना की। तो अधिकांश यूरोप के काफी अधिक भाग पे नेपोलियन ने अपना कब्जा कर लिया। एज रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज नेशनलिज्म, यानी जो उसने अपना शासन चलाया इन देशों में, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन देशों में जो अपना शासन चलाया नेपोलियन ने, उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। एक तो जो फ्रांस की क्रांति का राष्ट्रवाद है उसको उठा के इसने इन देशों में फैलाया, और दूसरा इसके जो राज्य था उसकी प्रतिक्रिया के रूप में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना फैली। तो इट इंक्रीज्ड, इट एनहेंस्ड नेशनलिज्म इन टू वेज। एक तो पहले भी जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ा, और इसके कार्यों के फलस्वरूप भी राष्ट्रवाद बढ़ा। जैसे आगे चल के क्या हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, तो इससे भी राष्ट्रवाद बढ़ा है। फिर अपन बात करते हैं नेपोलियन एंशिएंट रेजिम इन यूरोप। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आइडियाज हैं तो उसके आधार पे इसने सुधार किया इटली जर्मनी में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन इन दोनों ने मिलकर क्या किया, जो एंशिएंट रेजिम था यूरोप में उसका पतन हो गया इन दोनों के फलस्वरूप, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के फलस्वरूप। तो देखो नेपोलियन के बारे में कहा जाता है इसने कुछ हद तक जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके विचारों को आगे बढ़ाया, और कुछ हद तक फ्रांसीसी क्रांति के कार्यों को, विचारों को रोका। तो उसने अपनी सुविधा अनुसार नेपोलियन कुछ आइडियाज आगे बढ़े नेपोलियन के युग में, कुछ आइडियाज को उसने वहीं दबा दिया। जो उसके फायदे में थे उन आइडियाज को जीवित रखा, जो उसके विरोध में थे जो विचार, उनको खत्म कर दिया इसने। बाय क्लोजिंग ईयर ऑफ 19th सेंचुरी, तो हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन का मिला जुला प्रभाव यूरोप पर यह पड़ा कि 19वीं शताब्दी के अंत तक सामंतवाद पूरे यूरोप में लगभग खत्म हो चुका था। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, सामंतवाद के खत्म होने की फ्रांस में, इन ऑल यूरोप एक्सेप्ट रशिया। तो सामंतवाद लगभग सब जगह पे खत्म हो चुका था 19वीं शताब्दी के अंत तक, केवल रशिया को छोड़ के। रशिया में अभी भी सामंतवाद था। फ्रांस एट सेंटर स्टेज ऑफ यूरोप, तो फ्रांस यूरोप के बिल्कुल बीचों बीच आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया ये यूरोप के अंदर फ्रांस, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के फलस्वरूप। इंटेलेक्चुअल लीडर, इसके बारे में क्या कहते हैं फ्रांस के बारे में, जैसे मैंने कहा था कि अगर फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है, यानी पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि फ्रांसीसी क्रांति के जो विचार है इतने अधिक प्रभावशाली थे कि उन्होंने पूरे यूरोप को अपने लपेटे में ले लिया। ठीक है, तो अपन उसके साथ इस छोटे से टॉपिक को ख़त्म करते हैं।